बीच में डिस्टर्ब हो गया था। तो इस मर्ज की तह में जो इटियोलॉजी काम कर रही है यूनानी नुक्ता नज़र से, यानी उमूर तबईया और कुल्लियात के क़वानीन की रोशनी में, मैं गौर व फिक्र करने के बाद यकीन की हद तक पहुंच गया हूं कि DM2 की पैदाइश की बुनियादी वजह बरूदत की ज़्यादती है। इंसान के जिस्म में बरूदत की ज़्यादती है और बरूदत की ज़्यादती नक्स अफ़आल इब्तदाई स्टेज में और यानी माइल्ड लॉस ऑफ फंक्शन और बाद में बुतलाने अफ़आल यानी कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन पैदा करता है। असल में ग़ल्बे बरूदत की वजह से हरारत गरीज़िया आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती चली जाती है। गैर तबई रुतूबात यानी एबनॉर्मल फ्लूइड्स जिस्म में इसकी ज़्यादती होने लगती है। निज़ाम हाज़मा बिगड़ जाता है और जिगर ठंडा पड़ जाता है बरूदत की वजह से या हरारत गरीज़िया की कमी की वजह से। जैसे जैसे लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स ठंडे होते चले जाते हैं तो दो बातें पैदा होती हैं, या तो इंसुलिन के मिजाज यानी क्वालिटी और ग्लूकोज की क्वालिटी में फसाद पैदा हो जाता है। या तो इंसुलिन के मिजाज में फसाद पैदा होता है, क्वालिटी में फसाद पैदा हो जाता है, बिगड़ जाता है, या ग्लूकोज की क्वालिटी में बिगाड़ पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी सेल उसे कबूल करने से इनकार कर देते हैं। वो भूखा रहना तो पसंद करते हैं लेकिन ग़िज़ा खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये एबनॉर्मल फ्लूइड जो जिस्म में लीवर तैयार करके भेज रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से, वो लीवर ये जिस बॉडी सेल के मिजाज के ख़िलाफ़ है, उनके लिए नुकसानदेह है। इसलिए वो सेल्स बॉडी सेल्स उसे कबूल करने से इनकार कर देते हैं। यही इटियोलॉजी, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया, जहनी एनालिसिस किया, तो यही इटियोलॉजी मेरे जहन में आती है कि इंसुलिन के फसाद या तो इंसुलिन के मिजाज में होता है। इंसुलिन तो बन रहा है पेंक्रियाज में, लेकिन फिर भी बॉडी कबूल नहीं कर रहा है। या तो इंसुलिन के मिजाज में फसाद आ गया है, या ग्लूकोज जो तैयार हो रहा है उसके मिजाज में फसाद बिगाड़ पैदा हो गया है, जिसकी वजह से बॉडी सेल अपनी ग़िज़ा को लेने से इनकार कर रहे हैं। और उसकी मेन वजह, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी मेन वजह इस मर्ज़ की तह में बरूदत यानी कोल्डनेस छुपा हुआ है। यही चीज़ अभी तक रिसर्चर हजरात की निगाह से पोशीदा है, इसलिए शुगर का मुकम्मल शिफा बख्श इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर इस पॉइंट पे काम किया जाए, यानी ओल्ड मेथड के एतबार से इस मर्ज़ का इलाज किया जाए, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द और बेहतरीन अंदाज में आपको कामयाबी मिलने वाली है। लिहाजा मैं अपने तमाम नाज़रीन, तलबा और ख़ासकर हुक्मा बिरादरी से अपील करता हूँ कि वो DM2 का इलाज अमराज़ बारदा यानी बलगनिया के उसूल इलाज के मुताबिक करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी।
इसी तरह मैं उन तमाम नाजरीन से अपील करता हूँ जिनकी ज़िंदगी शुगर की वजह से जहन्नम बन गई है कि वह अपना इलाज किसी माहिर हकीम से कराएं। अलबत्ता अगर वो अंग्रेज़ी दवा पहले से ले रहे हैं तो अंग्रेज़ी दवा को फ़ौरन तर्क न करें, बल्कि अंग्रेज़ी दवा के साथ हर्बल ड्रग्स लेते रहें और रिपोर्ट कराते रहें। जैसे जैसे शुगर नॉर्मल होता चला जाए वैसे वैसे एलोपैथिक दवाओं की मिक़दार कम करते चले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता पहले मिक़दार कम करें, फिर 1 दिन 2 दिन नागा करके खाएं, यहाँ तक कि जब उनका बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तब अंग्रेज़ी दवा छोड़ें। लेकिन मुसलसल 2 माह तक हर हफ्ता चेकअप कराते रहें। जब बिल्कुल यकीन हो जाए कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका हूँ, मीठा वगैरह खाने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तब आप इत्मीनान की सांस लें। लेकिन फिर भी आप बिल्कुल गाफिल न हो चेकअप कराने से। चेकअप हमेशा कराते रहें, कम से कम महीना में तो 1 मरतबा ज़रूर ही करा लें। मैं अपने अतिब्बा हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आप बुरूदत और रुतूबत की थ्योरी को सामने रखकर मरीज़ों का इलाज करें, ख़ास तौर से DM2 में। हाँ, DM2 में कभी कभी ऐसे मरीज़ भी मिलते हैं जो बिल्कुल पतले दुबले होते हैं, ठोस बदन के, ये पिलपिले बदन के नहीं होते हैं, बलगनी मिजाज के नहीं होते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन पे तो रुतूबत का, यानी इनके बॉडी तो फूला हुआ नहीं है, थलथलात नहीं है, फिर इनको DM2 क्यों हो गया? तो आपको जानना चाहिए कि ये ऐसा आदमी बारिद याबिस है। बारिद याबिस मिजाज क्या है, यानी कोल्डनेस भी है और ड्राइनेस भी है। इसके बदन में ठंडक भी है और ड्राइनेस भी है, जिसको हम ऐसे मिजाज वाले आदमी को सौदावी मिजाज कहते हैं। तो सौदावी मिजाज के मरीज़ जब आपके पास आए शुगर के इलाज के लिए, तो उनको सौदावी अमराज के एतबार से जो उसका इलाज है, उस एतबार से उसका ट्रीटमेंट कीजिए। जहाँ पे बुरूदत और रुतूबत का गलबा है, वहाँ पे गर्म और खुश्क दवाओं से इलाज किया जाएगा। गर्म और खुश्क दवाओं से उसका इलाज किया जाएगा, यानी बलगमी बदन, बल्कि बदन, थायराइड वाला बदन, हाइपोथायराइड वाला, हाइपर वाला नहीं, हाइपोथायराइड वाला बदन, या जिनका पेट फूला हुआ है, पेट निकला हुआ है, कमर भारी है, चलने में बोझ महसूस होता है, ऐसे लोगों का इलाज आप गर्म और खुश्क दवाओं से करें। लीवर के और डाइजेस्टिव सिस्टम के इस्लाह के बाद, यानी मतबूख़ बलगम, मुंजिज बलगम, मुसहिल बलगम पिलाने के बाद उनको फिर इस्लाह की तरफ लाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम की इस्लाह की तरफ लाएं, और सबसे ज़्यादा तवज्जो आप लीवर के ऊपर दें। लीवर को गर्म और खुश्क दवाओं से उसकी इस्लाह करें। रेडीमेड मेडिसिन जो तैयार की जाती हैं वो आम तौर से मुअतदिल मिजाज की तैयार की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे दवाएं हमको मिजाज के मुताबिक, मसलन
बलगमी मिजाज का है तो हमको उसे गर्म और खुश्क दवाएं देने की ज़रूरत है, जैसे दवाउल कुरकुम कबीर, जवारिश जालिनूस, इन तरह की दवाएं जो बॉडी में जा कर के हीट पैदा करती हैं वो दवाएं दी जाएंगी, लेकिन तनक़िया के बाद, फासिद मादे के जिस्म से निकालने के बाद। मैंने अभी एक साहब का इलाज किया जो काफ़ी शुगर की वजह से कमज़ोर हो चुके थे। उम्र लगभग 55 से 58 के बीच है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं और शुगर की वजह से बिल्कुल वो हड्डी हो गए थे। जब 10 साल पहले उनका शुगर स्टार्ट हुआ तो उनका शुगर स्टार्ट के वक्त 500 पर था। फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ी दवाओं की मदद से उनका शुगर घटता चला गया और 220, 230, 250 के आसपास आकर रुक गया। 220 से उनका नीचे नहीं आ रहा था। उनको शुगर के साथ सेक्सुअल कमज़ोरी भी शदीद थी, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कमज़ोरी भी थी। मेरे पास आए और उन्होंने अपना दोनों माजरा रखा, दोनों कैफियतें बताईं, ऐसी ऐसी बात है। मैंने उनको चंद दवाएं बता दी कि जाइए ये दवाएं लेकर के बाज़ार से खा लीजिएगा सफ़ूफ बना करके। वो टीचर हैं तो लॉकडाउन की वजह से वो घर चले गए। 3-4 माह के बाद जब वो वापस आए हैं और मुझसे मिले हैं तो कहने लगे कि आपकी दवा की वजह से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अब न मुझे कोई कमज़ोरी है और न किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है। मैं सेक्सुअल एतबार से जो इंतहाई कमज़ोर हो गया था उसमें हम अब पहले जैसे हो गए हैं। अब हम 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते हैं। 15 दिन के बाद हमें भागकर घर जाना पड़ता है, अहलिया से मिलना पड़ता है। हमें अब कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है। मैं मीठा भी खाता हूँ, जलेबी भी खाता हूँ, मिठाई भी खाता हूँ और चेक कराता हूँ तो मेरा शुगर रैंडम 100 के आसपास रहता है। लेकिन जब वो ज़्यादा जिस दिन मीठा खाते हैं वो कहते हैं कि मैं एहतियात के तौर पर मुझे कोई एहसास नहीं होता है कि मुझे शुगर परेशान कर रहा है या शुगर जैसी कैफियत पैदा हो रही है। सिर्फ डर और खौफ से एहतियात के तौर पर मैं उस टैबलेट का आधा टैबलेट खा लेता हूँ। लेकिन जब भी मैं टेस्ट कराने जाता हूँ तो 100 के आसपास ही मेरा शुगर रहता है। मैं इंशाअल्लाह उनका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। बहरहाल तो इस मर्ज में आप हरारत और खुश्की पैदा करने वाली दवाओं का इस्तेमाल करें। उसूल इलाज ये है कि
प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, उसूल इलाज को हम हमारे यहाँ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट को उसूल इलाज कहा जाता है। उसूल इलाज में पहले तनक़िया बलगम करें। अगर बदन में एबनॉर्मल फ्लूइड की कसरत है जिसकी वजह से डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये प्री स्टेज ऑफ DM2 है, उस स्टेज का मरीज़ आपके सामने आता है या देखते हैं, या अभी शुगर का आगाज़ हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, तो आप नुस्खा खलल शिकम बइज़ाफ़ा दारचीनी पिलाकर 1 हफ्ता उसको पिलाएं और फिर उसमें सनाए मक्की या तुरबुत का इजाफ़ा कर करके उसको दस्त ला दें। उसके बाद फिर जिगर और डाइजेस्टिव सिस्टम की इस्लाह की कोशिश करें। शुरू ही में बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क दवाएं न दें, बल्कि बतदरीज इस्लाह करें। धीरे 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 इस्लाह करते करते उसे नॉर्मल रेंज पर ले आएं। तो पहला उसूल यह है कि तनक़िया बलगम, यानी बदन से फासिद मादा को निकाल करके कचरा को फेंक दें। नंबर 2 में है इस्लाह मैदा, इस्लाह जिगर, गर्म खुश्क या गर्म तर दवाओं से, यानी बलगमी मिजाज है तो गर्म खुश्क दवाएं दी जाएं, और सौदावी मिजाज है तो गर्म तर दवाएं दी जाएं। ये गर्म तर दवाएं और गर्म खुश्क दवाएं कौन कौन सी होती हैं, कहाँ होती हैं, इनका आप दवाओं की किताब में मुफरदात में आप तलाश करें। जैसे दालचीनी है, गोल मिर्च है, ज़ाफ़रान है, सुरंजान है, खुलंजान है, इसी तरह असगंध है, इसी तरह की चीज़ें आपको वहाँ मुफरदात में तलाश करने पे कसरत से मिल जाएंगी। यहाँ पे एक बात की तरफ भी मैं ज़्यादा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस मर्ज़ में मरीज़ को पेशाब की कसरत होती है। इस मर्ज़ में मरीज़ बार बार पेशाब करने के लिए भागता है, पानी पीता है और पेशाब करने के लिए भागता है। इसी वजह से यूनानी तिब में इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इजाद की गई है। उस ज़माने में उसका नाम रखा गया था दुलाब या दुलाबी, मर्ज़ दुलाबी या मर्ज़ दुलाब। दुलाब कहते हैं रेहट को, जो पुराने ज़माने में खेतों के पटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें एक तरफ रेहट पानी लेता है, दूसरी तरफ फेंकता है, एक तरफ लेता है, दूसरी तरफ फेंकता है। कुछ ऐसी ही कैफियत इस मर्ज़ में हो जाती है कि आदमी एक तरफ पानी पीता है, दूसरी तरफ पेशाब के लिए भागता है, एक तरफ पानी पीता है, दूसरी तरफ पेशाब के लिए भागता है। तो ये जो सिम्टम है पॉलीयूरिया, तो ये सिम्टम किसका एक्शन है? मर्ज़ की वजह से है, मर्ज़ का एक्शन है, या तबीयत मुदब्बर बदन का मर्ज़ के खिलाफ रिएक्शन है। तो तिब की इस्तिलाह में एक इस्तिलाह बुहरान इदरारी की भी मिलती है, यानी पेशाब के ज़रिए से तबीयत फासिद मादे को निकालना चाहती है। जदीद तहकीक के मुताबिक भी यह बात आया हो चुकी है कि हमारा जिस्म, हमारी बॉडी खून में 180 तक ग्लूकोज को बर्दाश्त कर सकता है, मिलीग्राम ग्लूकोज को बर्दाश्त कर सकता है। जब उससे ज़्यादा हो जाता है तब
तबीयत उसको छांट करके बाहर करती है कि इसका अब रहना यहाँ खतरे से खाली नहीं है, अब इसको निकाल करके बाहर फेंको, वरना बदन के सारे आज़ा तबाह बर्बाद हो जाएंगे, सारे ऑर्गन पर आफत आ जाएगी। तो कसरत पेशाब के लिए हमें क्या करना है? पेशाब की ज्यादती के लिए हमें क्या करना है? क्या हम पेशाब रोकने वाली कोई दवाई दे दें? नहीं। अगर हम मिजाज को समझते हैं और बुहरान को समझते हैं तो आप हरगिज पेशाब रोकने वाली दवा मत दीजिए। हाँ, ऐसी दवाएं जरूर दीजिए जो गुर्दे को ताकत देने वाली हैं, लीवर को ताकत देने वाली हैं, प्यास की शिद्दत को रोकने वाली हैं। ऐसी दवाएं दी जा सकती हैं, लेकिन पेशाब रोकने वाली दवाएं न दी जाएं, इसलिए कि तबीयत उस फासिद मादे को निकाल रही है, जो फासिद मादा की वजह से हमारा सेल खाना नहीं खा रहा है, भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। तो आप उसको रोक देंगे तो हमारा सेल यानी कोशिकाएं, खलियात उनको फिर कबूल नहीं करेंगे और कमज़ोर होते चले जाएंगे। उनका साइटोप्लाज्म धीरे धीरे और सूखता चला जाएगा। इसलिए आप पेशाब रोकने के बजाय कोई ऐसी दवा दें जिससे वो फासिद मादा खून से निकल करके बाहर हो जाए। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखें कि कोई ऐसी तेज दवा न दें कि यकायक बहुत ज़्यादा पेशाब या पखाना आकर करके शुगर नॉर्मल से भी नीचे चला जाए। हाँ, कोई अचानक ऐसी ज़रूरत पेश आ गई शुगर के मरीज़ों को जिसमें इमरजेंसी के तौर पर शुगर कम करना है, तो फिर तिब्बे यूनानी में ऐसी दवाएं भी हैं जो फौरन शुगर को डाउन कर सकती हैं, हाई से लेकर हाई लेवल के शुगर को लो लेवल तक ला सकती हैं। ऐसी दवाएं हैं, ज़रूरत के वक्त एक आध दिन के लिए, एक आध हफ्ते के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे उन मरीज़ों के लिए जिनका शुगर हाई है लेकिन ऑपरेशन की ज़रूरत है और शुगर की वजह से ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ऐसी दवाएं दस्तयाब हैं आप। लेकिन वो जंगलों में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, उनका कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे मैं तिब्बी नाम या बॉटनिकल नाम क्या है मैं उसको नहीं बता सकता, न आपको नहीं समझा सकता। ऐसी दवाएं जो अचानक शुगर को डाउन करती हैं वो ख़तरनाक हैं, उनसे बचना चाहिए। जहां उसकी ज़रूरत हो वहीं पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे मरीज़ जिनका ऑपरेशन होना है और शुगर डाउन नहीं हो रहा है और शुगर डाउन ना होने की वजह से उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है और ऐसी दवा इंसुलिन वगैरह देने के बावजूद भी उनका शुगर डाउन नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे हज़रात मुझसे या मेरे मुआविन से राब्ता करें। राब्ता नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें
790-391-9457। एक मरतबा और सुनिए, 790-391-9457। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने शुगर के ट्रीटमेंट का इनकलाब आफरी उसूल या थ्योरी या प्रिंसिपल समझ गए होंगे कि शुगर के मरीज़ों में जो DM2 से गुज़र रहे हैं उनको हमें पहले बुरूदत के नज़रिए पर, बुरूदत के उसूल पर या बुरूदत और रुतूबत के उसूल पर उनको ट्रीटमेंट देना है। मर्ज़ की जड़ डाइजेस्टिव सिस्टम में बैठा हुआ है, गड़ा हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम का हेड लीवर है और लीवर जब कमज़ोर होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे ऑर्गन्स भी कमज़ोर होते हैं, और दूसरे ऑर्गन्स से नहीं, जिस्म के तमाम ऑर्गन्स कमज़ोर होते हैं, इसलिए कि लीवर ही बॉडी का सप्लाई पावर है, क़ुव्वत तबग़िया का वही मालिक है। तिब में क़ुव्वत तबग़िया यानी वाइटल फोर्स का सेंटर, मरकज़, उसी को कहा गया है और उसी को इंग्लिश में पावर, हाउस पावर कहा गया है। जिस तरह से सेल में माइटोकॉन्ड्रिया काम अंजाम देता है, उसी तरह से बॉडी में लीवर काम अंजाम देता है। इसीलिए हमारे अतिब्बा ने आज़ाए रईसा जो 4 हैं, यानी वो आज़ा जिनमें से उनको जिसमें से हटा दिया जाए तो ज़िंदगी का वजूद बाकी न रहे, 3 उनमें से बक़ाए इंसानी के लिए ज़रूरी हैं, दिमाग, दिल, जिगर। और चौथा जो अज़्व रईस है वो टेस्टीज़ हैं। ये बक़ाए नौ इंसानी के लिए ज़रूरी है या इफ़ज़ाइश नौ इंसानी के लिए ज़रूरी है कि अगर ये टेस्टीज हटा दिए जाएँ तो इस इंसान से अब कोई दूसरा इंसान पैदा नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आपको DM2 की हकीकत, माहियत, ट्रीटमेंट का उसूल, फ़लसफ़ा अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को न समझ में आया हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इलाज करा करके थक चुके हैं और सारे प्रॉब्लम फिर भी बाकी हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।